हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपको चिन्ह परिपाटी के नियम बताएंगे। तो सुनिए चिन्ह परिपाटी के नियम। पहला नियम कहता है कि सभी प्रकाश की किरणें बाईं ओर से चलकर दर्पण पर आपतित होती हैं, यानी कि हम जितनी भी किरणें खींचेंगे वो बाईं ओर से दाईं ओर की ओर खींचेंगे। दूसरा नियम दूसरा नियम बताता है कि प्रत्येक दूरी दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, यानी कि ना हम बाईं से दाईं न दाएं से बाएं, मतलब दूरियां मापने के समय हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? ध्रुव से। उसके बाद तीसरा नियम ये कहता है कि मुख्य अक्ष के ऊपर जितनी भी लंबाइयां होंगी, चाहे वो वस्तु की हो चाहे वो प्रतिबिंब की हो, वो सभी धनात्मक ली जाएंगी और मुख्य अक्ष के नीचे सभी लंबाइयां ऋणात्मक होती हैं। फिर चौथा नियम कहता है कि आपतित किरणों की दिशा में, यानी कि दाईं ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं और आपतित किरणों की विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। अर्थात दाईं ओर जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी वो सब धनात्मक होंगी और बाईं ओर जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी वो सभी ऋणात्मक होंगी। तो ये हुए चिन्ह परिपाटी के नियम। अब हम बात करते हैं रेखीय आवर्धन की। तो देखिए, रेखीय आवर्धन की डेफिनेशन, किसी दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई को हम आई से व्यक्त करते हैं और वस्तु की लंबाई जिसे हम ओ से व्यक्त करते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे स्मॉल m से व्यक्त किया जाता है। अब इसका फॉर्मूला कैसे निकालते हैं इस पर बात करते हैं। देखिए, एक डायग्राम बनाया हमने पीछे। तो देखिए, यहां पर हमने एक वस्तु रख दी है। ये वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य है। पीछे हम पढ़ चुके हैं कि अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के मध्य प्राप्त होता है। तो देखिए, ए से हम दो किरणें खींचते हैं। एक किरण ले जाएंगे मुख्य अक्ष के समांतर और दूसरी या तो फोकस से या तो वक्रता केंद्र से, तो हमको प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये किरण ली हमने मुख्य अक्ष के समांतर। अब हमारा नियम कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाएंगी। तो ये किरण कहां से जाएगी? फोकस से। तो इसको हम फोकस से ले जा लेते हैं। दूसरी किरण हम ले जाएंगे वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से ले जाएंगे और ये नियम हमने पढ़ा है कि जो किरणें वक्रता केंद्र से जाएंगी वो परावर्तन के बाद उसी मार्ग से वापस लौट जाएंगी। तो इसको हम उसी मार्ग से वापस कर देते हैं। अब देखिए, ये दोनों किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिल रही है उसको हम नाम दे देंगे ए डैश, और ए डैश से मुख्य अक्ष पर एक लंब डालेंगे। यह है ए डैश और इससे मुख्य अक्ष पर एक लंब डालेंगे ए डैश बी डैश। ये हो गया वस्तु का प्रतिबिंब। तो अब देखिए, रेखीय आवर्धन ज्ञात करने के लिए हम ए और ए डैश दोनों को ध्रुव से मिला देते हैं। तो मिलाइए, ए को मिला दीजिए ध्रुव से और ए डैश को भी। देखिए, तो देखिए, इसमें समझने वाली बात यह है कि केंद्र से परिधि पर खींची गई रेखा लंब होती है। तो ये है केंद्र, है ना, और ये इसका प्रत्येक बिंदु परिधि है। यानी कि इस केंद्र को कहीं से मिला दिया जाए दर्पण से तो वो लंब होगा। तो ध्रुव से केंद्र को मिलाने वाली रेखा यानी कि मुख्य अक्ष क्या है? अभिलंब है। तो अब देखिए, इस किरण को अगर हम आपतित किरण मान लें और इसको परावर्तित किरण मान लें, तो देखिए आपतित किरण और अभिलंब के मध्य ये जो कोण बनेगा ये हो जाएगा आपतन कोण, और ये परावर्तित किरण है तो परावर्तित किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनेगा उसे हम कहेंगे परावर्तन कोण। तो देखिए, त्रिभुज APB और त्रिभुज A डैश PB डैश समरूप है। अब समरूप क्या है? समरूप त्रिभुज के बारे में 10th क्लास में हमने गणित में पढ़ा होगा, फिर भी हम बताते हैं। देखिए, यहां पर अगर किन्हीं दो त्रिभुजों के
प्रत्येक संगत कोण आपस में बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। तो देखिए यहां पर इन दोनों त्रिभुजों परावर्तन के नियम से ये दोनों कोण बराबर होंगे, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो ये दोनों संगत कोण आपस में बराबर होंगे। और एक कोण इनका और बराबर है, ये कोण 90 डिग्री का है समकोण, जहां पर भी ये कोण 90 डिग्री का है, तो इनके दूसरे संगत कोण भी बराबर हो गए। तो जब किन्हीं त्रिभुज के दो संगत कोण आपस में बराबर होंगे तो तीसरा कोण भी अपने आप बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हुए। कौन कौन से? त्रिभुज APB और त्रिभुज A'PB'। तो हम लिखेंगे यहां पर त्रिभुज APB और त्रिभुज A'PB' समरूप है, अतः समरूपता से समरूपता लगाएंगे। पहले त्रिभुज का लंब बटे दूसरे त्रिभुज का लंब बराबर आधार बटे आधार। तो लंब देखिए क्या है, किसी भी एक त्रिभुज का पहले हम इसका ले लेते हैं A'B'। तो लंब बटे लंब हम लिखेंगे A'B' अपॉन AB। बराबर आधार बटे आधार। अब उसका आधार पहले लिखेंगे जिसका लंब पहले लिखा गया है, किसका? इस वाले त्रिभुज का। तो इसका आधार क्या होगा? PB' है ना, और बड़े वाले त्रिभुज का आधार PB, तो ये हो जाएगा PB' अपॉन PB। चलिए अब A'B' क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई है। तो प्रतिबिंब की लंबाई को किस अक्षर से व्यक्त करते हैं? I से। तो हम इसकी जगह पर लिख देंगे I बटे। अब देखिए एक खास बात, ये जो A'B' है वो मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, और चिन्ह परिपाटी के नियम में हमने पढ़ा है कि मुख्य अक्ष के नीचे जो लंबाइयां होंगी वो ऋणात्मक होंगी। तो I को हम माइनस में लिखेंगे। उसके बाद AB क्या है? वस्तु की लंबाई, जो मुख्य अक्ष के ऊपर है, इसलिए इसको हम धनात्मक लिखेंगे, और वस्तु की लंबाई को O से व्यक्त किया जाता है, इसलिए AB के स्थान पर हम लोग O लिखेंगे। अब देखिए दो चीजें और लिखनी हमको, एक PB' और एक PB। तो देखिए P है ध्रुव और B' क्या है? प्रतिबिंब। तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को V से व्यक्त किया जाता है। ये दूरी किधर मापी जा रही है? बाईं ओर, आपतित किरण की विपरीत दिशा में, इसलिए बाईं ओर जो दूरियां मापी जाएंगी वो ऋणात्मक होंगी। तो PB' यानी कि प्रतिबिंब की दूरी, और V जो माइनस में लिखी जाएगी। अब PB क्या है? ध्रुव से वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को U से व्यक्त करते हैं, ये भी बाईं ओर मापी जा रही है, इसलिए ये भी ऋणात्मक होगी, माइनस। तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक माइनस बचेगा, इसे हम कहीं पर भी रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे I अपॉन O बराबर V अपॉन U, और ये माइनस जो है उधर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये हो गया, ठीक है। अब हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन रेखीय आवर्धन की क्या होती है? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। स्मॉल m बराबर I अपॉन O। अब क्योंकि I अपॉन O किसके बराबर है? माइनस V अपॉन U के, तो इसके इक्वल में हम ये भी लिख सकते हैं। ये हो गया रेखीय आवर्धन के लिए